वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट की। आज हम उसकी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एल्गी के अंतर्गत हम पहले एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स और उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, उसके बाद आवास और उनके स्वभाव के आधार पर एल्गी के प्रकार, और उसके बाद एल्गी में जनन, उसमें भी हम लैंगिक जनन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एल्गी। तो अगर एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें या पहले देखें एल्गी होती क्या है, तो आप सभी को पता होगा जो एल्गी होती है यह पैरेनकाइमेटस जो बॉडी है उनसे मिलकर बना हुआ प्लांट्स होता है जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता। मतलब एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वह किस फॉर्म में होती है? थैलस रूपी होती है, क्योंकि इन एल्गी में जड़, तना तथा पत्ती जैसे हाइयर जो प्लांट्स है या जो उच्च पादप है उनमें प्लांट बॉडी एक तो जड़ में, तने में और पत्ती में बटी हुई रहती है, परंतु एल्गी में जो प्लांट बॉडी होती है वह थैलस फॉर्म में पाई जाती है। मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर या सोयल के नीचे या किसी भी वाटर बॉडी या जो जल है उसमें थैलस रूप में पड़ी हुई पाई जाएगी। मतलब जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो थैलस रूप में क्या पाई जाती है? एल्गी पाई जाती है। और जड़, तना तथा पत्ती में इसकी प्लांट बॉडी विभेदित नहीं होती, और साथ ही इनमें टिश्यू सिस्टम का मतलब जो आप जानते हो ऊतक तंत्र। एल्गी में क्या एब्सेंट होता है? टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र एब्सेंट होता है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया जो एल्गी होती है वह पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई प्लांट बॉडी होती है। उसमें हमें वेस्कुलर टिश्यू जैसी कोई संरचना नहीं दिखाई देगी, एपिडर्मल टिश्यू जैसी संरचना नहीं दिखाई देगी। जो उच्च पादपों के जो तने होते हैं उनमें कोर्टेक्स वाला पोर्शन यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा। मतलब इसमें टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाएगा, केवल पैरेनकाइमेटस बॉडी होगी। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी का अध्ययन या शैवालों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, या एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी या एल्गी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत या जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी जो आया है वह कहाँ से आया है? तो फाइकोलॉजी जो शब्द आया है वह आया है फाइकस से, और फाइकस का यूनानी भाषा में अगर अर्थ हम देखें तो फाइकस का अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। मतलब जो एल्गी होती है उसे हम क्या मान सकते हैं? यह एक समुद्री खरपतवार है, क्योंकि फाइकस का यूनानी भाषा में अगर अर्थ देखें तो उसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है, और फाइकस से ही क्या बना होता है? फाइकोलॉजी बना है। और फाइकोलॉजी क्या है? एल्गी का अध्ययन या एल्गी की स्टडी ही क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाती हैं। अगर हम एल्गी के जनक या जो शैवाल विज्ञान है फाइकोलॉजी के जनक की बात करें तो फाइकोलॉजी के जो जनक हैं वह है प्रिस। तो प्रिस नामक जो साइंटिस्ट हैं वह क्या कहलाते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के जनक या शैवाल विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? प्रिस है। अगर हम भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक की बात करें, कौन से शैवाल विज्ञान? भारतीय शैवाल विज्ञान जो प्रिस हैं यह तो विश्व शैवाल विज्ञान के जनक हैं। अगर हम भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक की बात करें, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक तो वह माने जाते हैं एमओपी आयंगर। कौन? एमओपी आयंगर। इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कहा जाता है।
या इंडियन फाइकोलॉजिस्ट या इंडियन फाइकोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है। जबकि विश्व शैवाल विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? फ्रिश को कहा जाता है। और शैवालों का जो अध्ययन जिस वनस्पति शास्त्र की शाखा में किया जाता है उन्हें फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। अब हम शैवालों के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लें। तो अगर शैवालों की बात करें तो हमने अभी देखा जो शैवाल होते हैं इनकी प्लांट बॉडी थैलस रूपी होती है, जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होती, और साथ ही इनमें टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र भी एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवाल कैसे हैं? स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब प्रकाश संश्लेषण होता होगा इनमें, तो स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक पादप होते हैं। और स्वपोषी है मतलब इनमें क्या पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट पाए जाते हैं। और इन प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट के द्वारा ही ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करके अपना फूड बनाते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। और इनमें एल्गी में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन पाया जाता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होगी उनमें सुविकसित केंद्रक, डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग और स्टोन प्रोटीन DNA में, वह सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जबकि हमने जो बैक्टीरिया पढ़े थे उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन था, तो उनमें हमें जो प्रिमिटिव केंद्रक था या न्यूक्लियोइड था वह वहाँ पर प्रेजेंट था। साथ ही स्टोन प्रोटीन वहाँ पर एब्सेंट थे, उनके जगह नॉन स्टोन प्रोटीन जो कि पॉलीएमाइंस प्रोटीन थी वह वहाँ पर प्रेजेंट थी। और साथ ही जो डबल झिल्ली वाले जो कोशिकांग थे वह भी वहाँ पर एब्सेंट थे, जबकि एल्गी के अंतर्गत वह पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसके अगले कैरेक्टर्स की बात करें तो जो एल्गी होती है यह कहाँ पर पाई जाती है? मेनली जो नम भूमि होती है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही जो वाटर बॉडीज होती है जैसे नदियाँ, समुद्र हो, तालाब है, विभिन्न जो गड्ढे हैं, कुएं हैं या पानी की टंकियों में वहाँ पर भी एल्गी पाई जाती है। तो जो एल्गी देखने को मिलेगी या तो वह हमें स्वच्छ जल में देखने को मिलेगी और या मैराइन वाटर में मिलेगी। मतलब जो एल्गी का जो आवास है या तो फ्रेश वाटर होगा या मैराइन वाटर होगा। मैराइन वाटर मतलब समुद्री जल या लवणीय जल। इसके बाद इसके अगले कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है या जो जनन होता है वो कौन कौन सा होता है? तो एल्गी में हमें तीनों ही प्रकार का जनन देखने को मिलेगा। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। और उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। तो एल्गी में हमें तीनों ही प्रकार का जनन देखने को मिलेगा। और वो तीनों ही प्रकार का जनन कौन कौन सा है? एक तो कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। तो तीनों ही प्रकार का जनन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब जो एल्गी के अंतर्गत जो कायिक जनन होता है वह कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है? तो कायिक जनन होता है इनमें एक तो खंडन, विखंडन या द्विविखंडन, और एक अनुप्रस्थ शाखा द्वारा। अनुप्रस्थ शाखा द्वारा। तो कायिक जनन इनमें खंडन, विखंडन, द्विविखंडन और अनुप्रस्थ शाखा या अनुप्रस्थ जो जड़ें होती है। एल्गी में हालांकि जड़ें नहीं पाई जाती परंतु जो इनकी अनुप्रस्थ शाखाएं होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर कायिक जनन देखने को मिलेगा। और अलैंगिक जनन किस प्रकार का होगा? तो अलैंगिक जनन इनमें अनुकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है। और अलैंगिक जनन के समय इनमें निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स, सुप्त बीजाणु और कुछ मात्रा में यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की जैसे चल बीजाणु जैसी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन इनमें ऑटोगेमी, होमोगेमी
आइसोगेमी, आइसोगेमी एंड हेटेरोगेमी या ओगेमस प्रकार का होता है। तो अगर लैंगिक जनन के प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से हैं लैंगिक जनन के प्रकार? एक तो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? स्वयुग्मन। इसके बाद किसके द्वारा होता है? आइसोगेमी, ऑटोगेमी, आइसोगेमी एन आइसोगेमी के द्वारा, और एक ओगेमी या हेटेरोगेमी के द्वारा। और एक होता है इनमें, तो इनके द्वारा इनमें लैंगिक जनन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके अगले कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एल्गी में हमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्गी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं उनके मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट में वापस से विभाजन के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और फिर बाद में समसूत्री विभाजन के द्वारा वापस से न्यू एल्गी के प्लांट का या न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो एल्गी के अंतर्गत हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब भ्रूण का निर्माण नहीं देखने को मिलेगा। तो यह हमने कुछ एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की बात की। इसके बाद बात करते हैं हम एल्गी के पिगमेंट की। तो जो एल्गी होती है इसे पिगमेंट के आधार पर ही क्लासिफाइड किया गया है। मतलब एल्गी में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि एल्गी कैसी है? स्वपोषी है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ऐसे पिगमेंट और विभिन्न प्रकार के कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन पिगमेंट के आधार पर ही एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए और जो बीटा कैरोटीन होता है वह एल्गी के सार्वत्रिक वर्णक मतलब यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं। मतलब सभी एल्गी के अंतर्गत क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो पाए ही जाएंगे। इसके बाद जो अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है जैसे बी, सी, डी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और विभिन्न प्रकार के कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एल्गी को अगर मेनली देखा जाए तो लगभग 3 से 4 क्लासों में वर्गीकृत किया जाता है, अगर मेनली मैक्सिमम केस में देखा जाए, जैसे क्लोरोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी, जेंथोफाइसी और रोडोफाइसी। तो अगर इनके पिगमेंट की हम बात करें तो एल्गी में केवल हम यहाँ पर 4 क्लासें देखते हैं। वैसे मिक्सोफाइसी के अंतर्गत भी बांटा गया है, यूग्लिनोफाइसी के अंतर्गत भी बांटा गया है, परंतु मेन क्लासों को ले रहे हैं यहाँ पर। एक तो है क्लोरोफाइसी, एक है इसमें फियो, और एक है रोडो और एक है जेंथोफाइसी। तो अगर क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी में एक तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और इसके साथ क्या मिलेगा? क्लोरोफिल बी मिलेगा, और इसमें बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन ऐसे पिगमेंट इनमें देखने को मिलेगा, और कुछ मात्रा में यहाँ पर वाइलो, जेंथेनिन ऐसे पिगमेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लोरोफिल ए और जो क्लोरोफिल बी है और जो बीटा कैरोटीन है, यह जो हायर प्लांट्स हैं, उच्च पादप जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, तो उनमें भी इसी प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। इसी कारण जो क्लोरोफाइसी है वह उच्च पादपों से समानता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। मतलब समानता प्रदर्शित क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें क्लोरोफाइसी जो एल्गी है उसके अंतर्गत उच्च पादपों के समान क्या पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। उच्च पादपों में भी क्लोरोफिल ए, उसके साथ क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, वाइलोजेंथिन जैसे पिगमेंट मिलते हैं, और ऐसे ही पिगमेंट क्लोरोफाइसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसी कारण क्लोरोफाइसी जो क्लास है वह उच्च पादपों से समानता प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार अगर फियोफाइसी के पिगमेंट की बात करें तो फियोफाइसी में एक तो क्लोरोफिल ए और साथ ही क्लोरोफिल सी
और बीटा कैरोटीन तो मिलेगा ही सही, इसके अलावा यहाँ पर और अन्य प्रकार के कैरोटीन हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही पियोफाइसी या भूरे शैवाल से, तो इनमें फाइकोबिलिन्स जैसे पिगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इनका रंग क्या होगा, भूरा होगा। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और उसके साथ क्लोरोफिल सी है, इसी कारण इन्हें कुछ जिनमें क्लोरोफिल सी होगा उन्हें पियोफाइसी के अंतर्गत रखा गया होगा। इसी प्रकार अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में यहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ क्या मिलेगा, क्लोरोफिल डी देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर फाइकोबिलिन्स भी पाए जाएंगे, जैसे आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। और आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही इनका जो कलर होता है वह कैसा होता है, रेड होता है। जबकि हमने साइनोफाइसी के अंतर्गत देखा था, साइनोफाइसी के अंतर्गत क्या था, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोइरिथ्रिन तो वहाँ पर भी था, परंतु वहाँ पर जो फाइकोसाइनिन था, सी फाइकोसाइनिन, उसकी मात्रा ज़्यादा थी, इसी कारण जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका रंग नीला हरा होता है। जबकि यहाँ पर आर फाइकोइरिथ्रिन आर फाइकोसाइनिन से ज़्यादा होने के कारण इन रोडोफाइसी जो एल्गी है इनका कलर लाल रंग का होता है। उसी प्रकार अगर जेंथोफाइसी की बात करें तो जेंथोफाइसी के अंतर्गत यहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई पिगमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार पिगमेंटों के आधार पर या वर्णकों के आधार पर एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एल्गी के प्रकार या स्वभाव और आवास के आधार पर, मतलब एल्गी की प्रकृति कैसी है और उसका हैबिटेट कैसा है, उसके आधार पर एल्गी को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर एल्गी को देखें तो स्वभाव और आवास के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थलीय शैवाल मतलब टेरिस्ट्रियल एल्गी, उसके बाद समुद्रीय शैवाल एक जलीय शैवाल जिन्हें एक्वेटिक एल्गी कहा जाता है, और इसके बाद असामान्य आवास वाले शैवाल, मतलब एल्गी असामान्य आवास के आधार पर, जैसे पैरासाइटिक एल्गी है, कोई अगर किसी जंतु के ऊपर उग रही है तो उसे अधिजंतु शैवाल कहा जाता है। उसी प्रकार अगर जंतु के अंदर है तो उसे अंतःजांतु शैवाल कहा जाता है। अगर पादप के ऊपर उग रही है तो उसे अधिपादप शैवाल कहा जाता है। तो उनको हम देखते हैं। तो अगर एल्गी को उसके आवास और स्वभाव के आधार पर बांटे तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं उसे। जो स्थल पर पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्थलीय शैवाल, और जो वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाएंगे उन्हें जलीय शैवाल, और कुछ असामान्य आवास में भी पाए जाते हैं जिन्हें असामान्य आवास वाले शैवाल कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं स्थलीय शैवालों की। तो स्थलीय शैवाल कहाँ पर पाए जाएंगे, ऐसे शैवाल जो पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, स्थलीय आवास वाले शैवाल कहेंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नम भूमि या मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि शैवालों के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी जगह होनी चाहिए, परंतु वहाँ पर क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, तभी शैवाल ग्रो करेंगे। तो या तो नम भूमि या नम मिट्टी के ऊपर पाए जाने वाले शैवालों को ही क्या कहा जाता है, स्थलीय शैवाल कहा जाता है। अब ये स्थलीय शैवाल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सेप्रोफाइट्स या वायवीय स्थलीय शैवाल, क्या कहा जाता है इन्हें हिंदी में, वायवीय स्थलीय शैवाल, मतलब ऐसे शैवाल जो कि पृथ्वी की या भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी या भूमि की जो ऊपरी नम मृदा होती है उसके ऊपर पाए जाने वाले शैवालों को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है वाउचेरिया। तो जो वाउचेरिया शैवाल है यह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। उसी प्रकार जो स्थलीय शैवाल का जो सेकंड प्रकार है वह है क्रिप्टोफाइट्स, या इन्हें हिंदी में कहा जाता है गुणोद्भिद शैवाल। क्या कहा जाता है, गुणोद्भिद शैवाल। अब गुणोद्भिद शैवाल किन्हें कहेंगे या क्रिप्टोफाइट्स किन्हें कहेंगे, ऐसे शैवाल जो पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी है या सोयल में दबे हुए पाए जाते हैं, सोयल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल्स को ही क्या कहा जाता है, क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। जैसे नोस्टॉक की जो कई अन्य प्रजातियां होती हैं वह सोयल के अंदर दबी हुई पाई जाती है और वहाँ पर वह
या तो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करती हैं। तो सोयल के अंदर जो दबे हुए शैवाल होते हैं उन्हें ही क्रिप्टोफाइट्स शैवाल कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक। इसके बाद अगर हम जलीय शैवाल की बात करें तो जलीय शैवाल किन्हें कहेंगे? वह शैवाल जो कि वाटर बॉडीज के अंतर्गत या जलीय माध्यम में पाए जाते हैं और वहीं पर ही वह स्वतंत्र रूप से या किसी आधार पर चिपक कर क्या करते हैं? विचरण करते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जलीय शैवाल कहा जाता है। जल में पाए जाने वाले शैवालों को ही क्या कहेंगे? जलीय शैवाल। अब जल की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर एल्गी मतलब स्वच्छ जलीय शैवाल। तो ऐसे शैवाल जो कि अलवणीय जल में या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? फ्रेश वाटर एल्गी। और स्वच्छ जल किनका होता है? जैसे नदियों का, तालाबों का, और जो मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका जल कैसा होगा? स्वच्छ होगा, क्योंकि उनमें लवण की मात्रा बहुत ही कम या उनमें लवण एब्सेंट होता है। तो उन्हें किनके अंतर्गत रखा जाएगा? फ्रेश वाटर एल्गी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अधिकांश जो क्लोरोफाइसी के जो शैवाल होते हैं, कौन से शैवाल? क्लोरोफाइसी के, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और साथ ही बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, वाइलोजेंथिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। तो वह जो शैवाल होते हैं क्लोरोफाइसी के, वह फ्रेश वाटर एल्गी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्लोरोफाइसी के जो अधिकांश शैवाल है वह फ्रेश वाटर एल्गी है, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इसके बाद जलीय आधार पर शैवाल का जो दूसरा प्रकार है वह है मेराइन वाटर एल्गी। और मेराइन का मतलब क्या होता है? लवणीय जल, और लवणीय जल का मतलब हम समुद्री जल। तो ऐसे शैवाल जो कि समुद्रीय जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? मेराइन वाटर एल्गी। तो समुद्री जल में या लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवालों को ही क्या कहा जाता है? समुद्री जलीय शैवाल या मेराइन वाटर एल्गी कहा जाता है। अब मेराइन वाटर एल्गी, अब जो ये मेराइन वाटर एल्गी है यह भी समुद्र में दो प्रकार से रह सकते हैं। एक तो यह समुद्र में जो कोई चट्टान होती है या समुद्र के किनारे पर यह किसी वस्तु से या किसी स्थान से संलग्न अवस्था में पाए जा सकते हैं। किस रूप में? संलग्न अवस्था में। तो उन्हें कहा जाता है फाइटोबेंथोस। क्या कहा जाता है? फाइटोबेंथोस। तो वह समुद्री शैवाल जो कि समुद्र में किसी चट्टान या किसी स्थलीय आवास से चिपके हुए पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? फाइटोबेंथोस कहा जाता है। और एक दूसरे प्रकार के शैवाल भी समुद्र में पाए जाते हैं जो कि समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं या स्वतंत्र रूप से वह गतिमान रहते हैं या स्वतंत्र रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन या पादप पलवक। तो समुद्र में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले शैवालों को फाइटोप्लैंक्टन, और समुद्र में किसी चट्टान से अगर वह अटैच है अपने होल्ड फास्ट के द्वारा या अपने किसी भी स्थापनांग के द्वारा तो उन्हें कहा जाता है फाइटोबेंथोस। उसी प्रकार जो फ्रेश वाटर एल्गी हैं यह भी दो तरह से पाई जाती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। या तो यह बहते हुए जल में पाई जाएगी या फिर किसी ठहरे हुए जल में पाई जाएगी। जैसे जो तालाब का जल होता है वह ठहरा हुआ रहता है तो उसमें भी कुछ मेंबर पाए जाएंगे, और इसी प्रकार जो नदियों का जल होता है वह बहता हुआ जल होता है तो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें असामान्य आवास वाले शैवालों की। तो आवास कैसा होगा इनका? असामान्य होगा, मतलब कोई सा भी आवास हो सकता है, जैसे गर्मजन्य हो सकते हैं या फिर किसी भी जंतु के अंदर या किसी भी पादप के अंदर या किसी भी पादप के ऊपर या जंतु के ऊपर यह रह सकते हैं। तो इस आधार पर इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो उन प्रकारों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर असामान्य आवास वाले शैवालों की हम बात करें तो असामान्य वाले आवास में जो शैवाल होता है इनमें फर्स्ट जो शैवाल है वह है लवणोद्भिद शैवाल या हेलोफाइटिक एल्गी। हेलोफाइटिक एल्गी या लवणोद्भिद का मतलब क्या होता है? ऐसे शैवाल जो कि अत्यधिक लवणता युक्त आवासों में पाए जाते हैं या अत्यधिक लवण युक्त जल में
पाए जाते हैं, जिनका जल अत्यधिक खारा होता है, जैसे समुद्र से भी खारा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफाइटिक एल्गी कहा जाता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अत्यधिक लवण युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले शैवाल या अत्यधिक लवण युक्त जल में पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद शैवाल कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है स्पेनोप्टेरा। क्या एग्जाम्पल है? स्पेनोप्टेरा। इसके बाद जो दूसरा शैवाल है असामान्य आवास वाला शैवाल, वह है अधिपादपीय शैवाल। कौन सा शैवाल? अधिपादपीय शैवाल या एपीफाइटिक एल्गी। कौन सी? एपीफाइटिक एल्गी या अधिपादपीय शैवाल। अब अधिपादपीय का मतलब क्या होता है? ऐसे शैवाल जो कि दूसरे शैवालों या दूसरे जो पादप है उनके ऊपर रहते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अधिपादपीय शैवाल कहा जाता है। जैसे जो ऊडोगोनियम और जो कोलियोकीट जो शैवाल है, ये समुद्र में अन्य शैवालों के ऊपर या किसी अन्य पादप के ऊपर निवास करते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, तो इन शैवालों को ही क्या कहा जाएगा? अधिपादपीय शैवाल कहा जाएगा। इसी प्रकार इसका जो थर्ड प्रकार है वह है अधिजांतव शैवाल। अधिजांतव शैवाल या इसे कहा जाता है एपीजोइक एल्गी। क्या कहा जाता है? एपीजोइक एल्गी। और एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, और जोइक का मतलब किसी भी जंतु के ऊपर। तो ऐसे शैवाल जो किसी भी जंतु, जैसे मोलस्क के जंतु हो सकते हैं, स्नेल्स या घोंघा हो सकता है, उसी प्रकार कोई भी जो अन्य जंतु है उनके ऊपर उगने वाले जो शैवाल है उन्हें ही क्या कहा जाता है? अधिजांतव शैवाल कहा जाता है। जैसे क्लेडोफोरा जो शैवाल है वह स्नेल्स या घोंघा होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है। जैसे आपने वह शंकुनुमा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने जूलॉजी के अंतर्गत, जहाँ पर वह स्नेल्स या जो मोलस्का का जो मेंबर है घोंघा, उसके ऊपर क्लेडोफोरा शैवाल ग्रो करता है या उगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अधिजांतव शैवाल कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें, अगला जो शैवाल है वह है अंतःजंतुक या अंतःजांतव शैवाल या एंडोजोइक एल्गी। कौन सा है? एंडोजोइक एल्गी। तो ऐसे शैवाल जो कि किसी जंतु के अंदर या उसके ऊतकों में पाए जाते हैं और वहीं पर ही वह रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? अंतःजंतुक शैवाल। अंतः का मतलब होता है उसके अंदर, मतलब उसकी कोशिकाओं के अंदर या उसके ऊतक के अंदर। तो जो शैवाल किसी जंतु के ऊतक के अंदर निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःजंतुक शैवाल कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो जू क्लोरेला शैवाल है वह हाइड्रा विरिडिन्स की जो कोशिकाएं है या हाइड्रा विरिडिन्स का जो ऊतक है उसके अंदर निवास करता है। जू क्लोरेला शैवाल कहाँ पर निवास करता है? हाइड्रा विरिडिन्स के अंदर या हाइड्रा विरिडिस की कोशिकाओं के अंदर। इसके बाद बात करें परजीवी शैवाल। जो अगला शैवाल है वह है परजीवी शैवाल। तो परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसे शैवाल जो कि किसी भी पादप में प्रवेश करके उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं और उसी से अपना पोषण लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? परजीवी शैवाल कहा जाता है। मतलब ऐसे शैवाल जो कि दूसरे पादपों के ऊपर या दूसरे पादपों में ग्रो करते हैं और उन्हीं से ही पोषण लेते हैं और बदले में उनको ही क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं या रोग उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जिसके ऊपर रहेंगे तो वह क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। तो होस्ट को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सिपेल्यूरोन्स वायरिसेंस जो शैवाल है। कौन सा शैवाल? सिपेल्यूरोन्स वायरिसेंस जो एल्गी है वह चाय की पत्ती में, जो आसाम वाले क्षेत्रों में जो चाय ग्रो होती हैं वहाँ पर सिपेल्यूरोन्स वायरिसेंस जो शैवाल है वह चाय की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। मतलब चाय का जो कीट रोग उत्पन्न किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? सिपेल्यूरोन्स वायरिसेंस के द्वारा किया जाता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है
क्योंकि कभी कभी यह पूछा जाता है कि चाय का कीट रोग किसके द्वारा किया जाता है, शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह होगा शैवाल के द्वारा, क्योंकि सिपोल्यूरोन्स वायरिसेंस क्या है, शैवाल है, तो उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, चाय का कीट रोग उत्पन्न किया जाएगा। और सिपोल्यूरोन्स वायरिसेंस किसके अंतर्गत आती है, परजीवी शैवाल के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये एक मिनट। इसके बाद अगला शैवाल है शैलोद्भिद शैवाल। कौन सा शैवाल, शैलोद्भिद शैवाल। तो ऐसे शैवाल जो कि चट्टानों के ऊपर या नम चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, शैलोद्भिद शैवाल। कहाँ पर उगेंगे, यह नम चट्टानों के ऊपर, नम चट्टानों के ऊपर ग्रो करने वाले शैवाल को ही शैलोद्भिद शैवाल कहा जाता है। जिसे साइनोजोफाइसी हैं उनकी विभिन्न जातियां, और जो रिउलेरिया जो शैवाल है वह कहाँ पर उगता है, नम चट्टानों के ऊपर उगता है। तो उसे कौन से कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा, शैलोद्भिद शैवाल के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद हमारा अगला शैवाल है हिमोद्भिद शैवाल। हिमोद्भिद का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो बर्फ के ऊपर उगने वाले शैवाल को या बर्फीले प्रदेशों में या जो पर्वत हैं उनके ऊपर जो बर्फ जमी रहती है उसके ऊपर ग्रो होने वाले शैवाल को ही क्या कहेंगे, हिमोद्भिद शैवाल कहेंगे। तो ऐसे शैवाल जो कि पर्वतों पर जमी हुई बर्फ के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हिमोद्भिद शैवाल कहा जाता है। और जो ये हिमोद्भिद जो शैवाल होते हैं इनका एक विशिष्ट कलर होता है, इसी कारण ये बर्फीले प्रदेशों में या पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई पाई जाती है उनको एक विशिष्ट रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो हिमेटोकोकस निवेलिस जो शैवाल है, कौन सा शैवाल, हिमेटोकोकस निवेलिस जो शैवाल है वह एल्पाइन की जो पहाड़ियां हैं, एल्पाइन की पहाड़ियों को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सी पहाड़ियों को, एल्पाइन की पहाड़ियों को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा शैवाल, हिमेटोकोकस निवेलिस, जो कि कैसा शैवाल है, हिमोद्भिद शैवाल है, जो कि एल्पाइन की पहाड़ियों को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करेगा। इसके बाद अगर हम अगले शैवाल की बात करें तो जो अगला शैवाल है वह है तापीय शैवाल। कौन सा, तापीय शैवाल। अब जो तापीय शैवाल है या इसे क्या कहा जाता है, थर्मोफाइट्स। तो थर्मोफाइट्स कहाँ पर पाए जाएंगे, ऐसे शैवाल जो कि गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं जैसे गर्म पानी के झरनों में। और इन जो तापीय शैवालों की जो खास विशेषता होती है यह लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान को सहन कर सकते हैं। 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकते हैं। जैसे हमने ओसिलेटोरिया की एक जाति पढ़ी थी, ओसिलेटोरिया ब्रीविस, वह भी कहाँ पर पाई जाती है, गर्म पानी के झरनों में पाई जाती हैं। और उन गर्म पानी के झरनों का जो तापमान होता है वह लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उनमें यह पाई जाती है। तो गर्म पानी में या गर्म स्थानों पर पाए जाने वाले शैवालों को ही क्या कहा जाता है, या गर्म पानी में पाए जाने वाले शैवालों को ही तापीय शैवाल या थर्मोफाइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल की हमने यहाँ पर बात कर ली, ओसिलेटोरिया ब्रीविस और क्रूकोकस की जो जातियाँ हैं, क्रूकोकस जो फैमिली है उसकी जो कुछ जातियां हैं वह भी किसके अंदर आती हैं, तापीय शैवालों के अंतर्गत आती हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों ही प्रकार के या आवास या उनके स्वभाव के आधार पर तीनों ही प्रकार के शैवालों को यहाँ पर डिस्कस किया, जिनमें हमने स्थलीय शैवाल, उसके बाद जलीय शैवाल, और जलीय शैवाल में भी दो प्रकार के, एक तो स्वच्छ जलीय शैवाल जिसमें अधिकांशतः क्लोरोफाइसी के मेंबर आते हैं, और जो मेराइन वाटर एल्गी है या समुद्र जलीय शैवाल है उसके अंतर्गत रोडोफाइसी और फियोफाइसी, मतलब लाल शैवाल और भूरे शैवाल लवणीय जल में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
उसके बाद हमने असामान्य आवास वाले शैवाल देखे, जहाँ पर हमने लवणोद्भिद शैवाल, हिमोद्भिद शैवाल, अधिजांतव शैवाल, अंतःजांतव शैवाल, अधिपादपीय शैवाल, तापीय शैवाल, शैलोद्भिद शैवाल, ऐसे शैवालों का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम एक यहाँ पर देखते हैं शैवालों में जनन। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, शैवालों में 3 प्रकार का जनन है। कौन कौन सा? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसे हिंदी में बोला जाता है कायिक जनन। कायिक जनन किन किन के द्वारा होगा? एक तो खंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा और द्विविखंडन के द्वारा, और एक अनुप्रस्थ शाखाओं के द्वारा इनमें कायिक जनन देखने को मिलता है। और अगर प्लांट बॉडी इनमें टूट गई तो उनके द्वारा भी क्या होता है? कायिक जनन संपन्न होता है। जैसे हमने ओसिलेटोरिया के अंतर्गत पढ़ा था, या नोस्टॉक के अंतर्गत पढ़ा था हार्मोगोनिया के द्वारा, और उनके अंतर्गत तो हेटेरोसिस्टे ऐसी संरचना के द्वारा भी होता है। इसी प्रकार अगर हम असेक्सुअल जनन की बात करें तो दूसरा जनन कौन सा पाया जाता है? अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमने बात की अभी किसके द्वारा होगा यह? तो अलैंगिक जनन एक तो अनुकूल परिस्थितियों में और एक प्रतिकूल परिस्थितियों में। किन किन के द्वारा होता है? सुप्त बीजाणु के द्वारा, निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स के द्वारा। इसी प्रकार जो चल या जो अचल बीजाणु बनते हैं उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी कई अन्य प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनके द्वारा भी अलैंगिक जनन संपन्न किया जाता है। इसके बाद शैवालों में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। अब इनमें जो लैंगिक जनन पाया जाता है वह लगभग 4 से 5 प्रकार का पाया जाता है, जैसे ऑटोगेमी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और एक ऊगेमी। तो इन चारों ही 5 ही प्रकार के जनन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी की। अगर हम एल्गी के अंतर्गत लैंगिक जनन की बात करें, वैसे हम जो कायिक जनन देखा हमने और अलैंगिक जनन देखा, इनको हम जब एल्गी के मेंबर डिस्कस करेंगे, विभिन्न एल्गल मेंबर जैसे कारा है, इडोगोनियम है, कोलियोकीट है, सार्गेसम है, पॉलीसाइफोनिया है, जब इनको हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर कायिक जनन और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको वहाँ पर हम स्टडी कर लेंगे। परंतु लैंगिक जनन की जो कुछ खास बातें हैं या जितने भी ये टाइप्स का होता है, गैमेट्स के फॉर्म में, गैमेट्स के आकार के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर, उनकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर, फिजियोलॉजिकल नेचर के आधार पर, तो उनके आधार पर हम लैंगिक जनन को यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लैंगिक जनन को देखें तो एल्गी के अंतर्गत लैंगिक जनन 5 प्रकार से संपन्न हो सकता है या 5 विधियों में बटा होता है। एक तो है ऑटोगेमी या स्वयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। दूसरा है होलोगेमी या इसे हिंदी में पूर्ण युग्मकी भी कहा जाता है। उसके बाद आइसोगेमी, इसका मतलब होता है समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। इसके बाद एनाइसोगेमी मतलब असमयुग्मकी प्रकार का, और ये भी 2 प्रकार का है। एक तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी मतलब कार्य असमयुग्मकी, और एक है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी मतलब आकारिकीय असमयुग्मकी। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा ओगेमी या हेटेरोगेमी टाइप का लैंगिक जनन। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर ऑटोगेमी या स्वयुग्मकी। तो ऑटोगेमी प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होगा, इसमें एल्गी की जो एक ही कोशिका है उनके दोनों ही केंद्रक मतलब केंद्रक के इसमें केवल केंद्रकीय विभाजन संपन्न होगा और दोनों ही केंद्रक आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। जो डाइटम्स होते हैं उनमें ऑटोगेमी या स्वयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार में क्या होगा, जो एल्गी की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर पहले तो कैरियोकाइनेसिस के द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण होगा और दोनों ही केंद्रक आपस में फ्यूज होकर यहाँ पर जाइगोट का निर्माण कर देंगे और जाइगोट से यहाँ पर एक थैलस का निर्माण या एल्गी
के थैलस का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। और एक इनमें देखने को मिलता है जो डाइटम्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें होलोगैमी या पूर्ण युग्मकी। अगर होलोगैमी या पूर्ण युग्मकी की बात करें तो इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है वह किनमें होता है? यह होता है एक कोशिकीय शैवालों में। किनमें? एक कोशिकीय शैवालों में, या जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनमें देखने को मिलेगा। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है तो उनमें होलोगैमी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। इनमें क्या होता है, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल है तो मतलब एक ही कोशिका होगी पूरी प्लांट बॉडी के अंतर्गत उनमें, तो उनकी जो एक यह कोशिका है ये कायिक वृद्धि करने के पश्चात किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब इनकी जो कायिक कोशिका है वही किसका रूप ले लेगी? गैमेट्स का रूप ले लेगी। कुछ कोशिकाएं तो नर गैमेट्स के रूप में, कुछ कोशिकाएं मादा गैमेट्स के रूप में बन जाएगी। और इन गैमेट्स के मिलने से किनका निर्माण होगा? फिर जाइगोट का निर्माण होगा, क्योंकि ओडोगोनियम का जो एक शैवाल है वह तो मान लिया जाए उसने नर गैमेट बना लिया हो, उसी प्रकार जो दूसरा शैवाल है किसका? क्लेमाइडोमोनास का, उसने क्या बना लिया है? यहाँ पर मादा गैमेट बना लिया है और दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? होलोगैमी या पूर्ण युग्मकी कहा जाता है। और किन में देखने को मिलेगा? यह एक कोशिकीय शैवालों में। और एक कोशिकीय शैवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है उसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं वह तो नर गैमेट्स के रूप में, और जो कुछ क्लेमाइडोमोनास है वो मादा गैमेट्स के रूप में कार्य करने लगते हैं। मतलब जो कायिक कोशिकाएं हैं वह नर या मादा गैमेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं तथा संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के लैंगिक जनन को होलोगैमी कहा जाता है। तो ये इससे थोड़ा एडवांस प्रकार का हुआ या नहीं हुआ? इसमें तो क्या था, एक ही कोशिका के जो दोनों केंद्रक थे वो फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे थे, तो इसमें विभिन्नता पैदा होने का कोई चांस नहीं है। जबकि यहाँ पर तो एक कोशिका तो एक गैमेट तो दूसरे शैवाल का है और एक गैमेट दूसरे शैवाल का है, और दोनों के फ्यूज होने से यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत विकसित प्रकार का है। परंतु यहाँ पर एक डिसएडवांटेज यह भी है कि यहाँ पर दो शैवाल कोशिकाएं आपस में मिलकर केवल एक ही जाइगोट का निर्माण कर रही है, जबकि यहाँ पर जाइगोट तो ज़्यादा बनने चाहिए थे ना, परंतु यहाँ पर दो शैवाल कोशिकाओं के मिलने से केवल एक ही जाइगोट, और एक ही जाइगोट से फिर एक ही शैवाल बनेगा। तो ये थोड़ा अविकसित प्रकार का है। इसके बाद हम देखते हैं आइसोगेमी। आइसोगेमी के अंतर्गत या समयुग्मकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समयुग्मकी। तो आइसोगेमी के अंतर्गत क्या होगा? जो गैमेट्स होंगे, आइसो का मतलब क्या होता है? समान। तो गैमेट्स होंगे वह आकार में, आकृति में, उसकी जो नेचर है या प्रकृति है उसमें सभी में यह समानता प्रदर्शित करेंगे, और उन गैमेट्स को कहा जाता है आइसोगैमेट्स। क्या कहा जाता है? आइसोगैमेट्स कहा जाता है। क्या होगा? इनमें गैमेट्स होंगे जो कि आकार, आकृति, प्रकृति में समान होंगे, और उन गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहेंगे। मतलब आकार में भी समान, इनमें क्या होगी? कशाभिकाएं भी प्रेजेंट होगी, आकार, आकृति, मॉर्फोलॉजिकल नेचर, मतलब सभी में ही यह समानता प्रदर्शित करेंगे, और इन गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहा जाता है। और इनके मिलने से क्या बनेगा? जाइगोट्स बनेगा। तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे हम? आइसोगैमी या समयुग्मकी प्रकार का जनन। इसके बाद जो अगला प्रकार है वह है एन आइसोगेमी। अब एन आइसोगेमी का मतलब हिंदी में क्या होता है? इसे असमयुग्मकी। मतलब जो गैमेट्स होंगे वह या तो समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। मतलब आकार, आकृति में वह समान भी हो सकते हैं, या फिर उनकी फिजियोलॉजिकल जो नेचर है या जो उनकी कार्यकीय जो क्षमता है वो अलग अलग भी हो सकती है। इसी आधार पर एन आइसोगेमी को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी के अंतर्गत क्या होगा? जो नर तथा मादा युग्मक होंगे वह आकृति और आकार में तो क्या होंगे? समान होंगे,
परंतु उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो नेचर है या जो कार्य जो दक्षता है वह अलग अलग है। जैसे मेल गैमेट अधिक सक्रिय होता है और जो फीमेल गैमेट होता है उसकी जो एक्टिविटी या जो सक्रियता है वह कम होती है। और फिजियोलॉजिकल या मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स की सक्रियता के आधार पर ही इनको पहचाना जाता है कि ये कौन सा है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी प्रकार का है। उसी प्रकार अगर एनाइसोगेमी में देखें तो एक दूसरे प्रकार का और मिलता है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकारिकीय रूप से। तो ऐसे गैमेट्स जो कि आकारीय रूप से क्या होंगे, असमान होंगे। कोई गैमेट्स मेल गैमेट्स मान लिया जाए छोटा होगा, फीमेल गैमेट्स क्या होगा, बड़ा होगा। और इनमें क्या पाई जाएगी, कशाभिकाएं पाई जाएगी। तो आकारीय रूप से क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, यह असमानता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, मतलब आकारिकीय असमयुग्मकी। मतलब जो युग्मक है वह आकारिकीय रूप से क्या है, असमान है। जबकि यहाँ पर क्या था, आकारीय रूप से तो समान थे, परंतु इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल जो नेचर थी वह क्या थी, अलग अलग थी। फिजियोलॉजिकल दृष्टि से अलग अलग होते हैं, मतलब मेल गैमेट अधिक सक्रिय होता है, फीमेल गैमेट कम सक्रिय होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रकार है लैंगिक जनन का वह है ooगेमी या हेटेरोगेमी। ooगेमी का मतलब होता है अंड युग्मकी। और अंड युग्मकी प्रकार का जो जनन है यह सबसे एडवांस प्रकार का या सबसे विकसित प्रकार का जनन है। और इस प्रकार के जनन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे वे विशिष्ट जननांगों के अंतर्गत बनते हैं। जैसे इनमें जो फीमेल गैमेट्स होगा वह आकार में काफ़ी बड़ा होगा और वह किसके अंदर बनेगा, अंडदानी के अंदर बनेगा। और उस फीमेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे हम, एग सेल या एग बोलेंगे। उसी प्रकार इनके अंतर्गत जो मेल गैमेट बनेगा वह आकार में काफ़ी छोटा होगा और कशाभिका युक्त होगा। और वह किसके अंतर्गत बनेंगे, वह पुंदानी के अंतर्गत बनेंगे। और उस गैमेट्स को क्या कहेंगे हम, पोमणु या एंथ्रेजोइड कहेंगे। जबकि जो मादा गैमेट होगा वह अंडदानी के अंदर बनेगा, उसे एग सेल कहेंगे। और उसके अंदर कशाभिका नहीं होगी, मतलब वो अचल प्रकृति का होगा। और दोनों के मिलने से जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट से फिर ऊस्पोर से फिर न्यू प्लांट बॉडी बनेगी। और यहाँ पर जो मेल गैमेट बनता है अंड युग्मकी में मेल गैमेट्स अत्यधिक संख्या में बनते हैं, मतलब लाखों की संख्या में बनते हैं। जबकि जो फीमेल गैमेट्स बनेगा वह केवल एक बनता है, मतलब एक ही एक सेल का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इसी प्रकार इस जनन को क्या कहा जाता है, ooगेमी या हेटेरोगेमी या अंड युग्मकी प्रकार का कहा जाता है। और सबसे एडवांस प्रकार का जनन यह माना जाता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के अंतर्गत या एल्गी के अंतर्गत एल्गी के थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर्स की बात की, एल्गी को आवास के आधार पर उसके प्रकारों में बांटा, और साथ ही एल्गी में लैंगिक जनन के जो कुल स्पेशल पॉइंट्स थे उनकी हमने बात की। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं, जैसे वोल्वॉक्स हैं, ओडोगोनियम है, कारा है, ऐसे विभिन्न मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।